Assalamu alaikum. I am Malik Jahanzeb Mumtaz. Today we will discuss inshallah the chemistry of second year. Dear students, in the part 1 chemistry you have learned 11 chapters. All the chapters are belonging to different branches of the chemistry. But in the second year chemistry there are 16 chapters. There are 16 chapters. So, in the start, I will discuss the classification of that 16 lectures. I mean, the first 6 chapters of second year chemistry, from 1 chapter to chapter number 6. There are 6 chapters which are categorized for the inorganic chemistry. From chapter 1 to chapter 6, those chapters are belonging to inorganic chemistry. And then from chapter number 7 to chapter number 14, the most important chapters of the whole chemistry which belongs to the organic portion, which covers organic chemistry. And then there is a chapter named as a chapter number 15. That chapter belonging to the industrial chemistry, in which we will learn different manufacturings of the product. And then last chapter, chapter number 16, which covers the environment and it belongs to the environmental chemistry. Dear students, the most important portion is organic chemistry. I mean the chapter number 7 to chapter number 14. So inshallah we will start the organic portion. I mean we will start chapter number 7. Dear students, the name of the 7th chapter is Fundamental Principles of Organic Chemistry. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Before starting my lecture, we have to learn the difference between organic compounds and inorganic compounds. Chemistry में compounds को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है. एक है organic compounds और एक हमारे पास जो कैटेगरी है उन्हें कहते हैं inorganic compounds. इसका जो डिफरेंस है वो आपको वाज़िया होना चाहिए लाजमी तौर पर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होता है और ये कार्बन एटम जो है ये मज़ीद अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ फर्दर लिंक्ड हो सकता है या फिर इसमें हाइड्रोजन मौजूद होगा या नाइट्रोजन मौजूद होगा या ऑक्सीजन, और ज़्यादातर केसेस में हाइड्रोजन लाजमी कार्बन के साथ मौजूद होता है और ये आपस में कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं. तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद होगा और उसके साथ हाइड्रोजन कोवलेंटली लिंक्ड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फ़र वगैरह के एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं. वाइल अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इनमें कार्बन मौजूद नहीं होता. हाँ, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कार्बन मौजूद होने के बावजूद भी उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे बल्कि उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे. मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा. इनमें कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे. क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन का जो प्रोपोर्शन होता है वो कम होता है और दूसरी कुछ और वजूहात हैं जो कि इसी लेक्चर में मैं दोबारा से डिफरेंस बताऊंगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो वहाँ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज़म से ही हासिल होते हैं. मोस्टली अकर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, हमारी बॉडी में ये मौजूद होते हैं. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनका जो सोर्स है मेनली तौर पर वो है अर्थ क्रस्ट,
यानी कि ये ज़मीन से निकाले जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन मेड, यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ख़ुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, इसका मतलब है कि जो एक थ्योरी पेश की गई थी जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके मुताबिक हम इन कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब इसको लैब में सिंथेसाइज किया गया तो फिर इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको हम अभी थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अल्केन, अल्कोहल, एस्टर्स एक्सेट्रा, इन तमाम के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा दीगर एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। While if we talk about the examples of the inorganic compounds, then there are some examples are mentioned here, which is metals, mineral acids, like HCl, HNO3, H2SO4. These are named as a mineral acids, so it belongs to the inorganic compounds. Silicon dioxide and mostly ionic compound. Ionic compounds हमारे पास NaCl, MgCl2, बहुत सारे ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं इवन के, वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पर अगेन डिफ़ाइन किया गया है। दोबारा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑल्सो हाइड्रोजन नेसेसरीली, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी मोस्ट केसेस में मौजूद होती ही है, कार्बन के साथ कोवलेंटली लिंक्ड होती है, एंड मे हैव सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो इनमें और भी दीगर एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनमें इनके एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कैटेगरी जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर ही मुश्तमिल होंगे, यानी उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। एज द नेम डिक्टेट्स दैट हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगी। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन एक्सेट्रा आ जाती हैं। तो ये आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर पूरी डिटेल के साथ, और बेंजीन वाला जो है वो चैप्टर नंबर 9 है। हम उस चैप्टर के अंदर इस हाइड्रोकार्बन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, सो वी विल कॉल देम हाइड्रोकार्बन्स। उसके अलावा अगर यहाँ से कोई हाइड्रोजन निकाल के दूसरा कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, नाइट्रोजन लगवा दिया जाए, ऑक्सीजन लगवा दिया जाए, तो वो फिर इन्हीं के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो उनमें यूरिया, अल्कोहल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, वो क्या करती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल से स्टडी करती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन आ जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर derivatives. So organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives. तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ख्याल किया जाता था 300-400 साल पहले, वो ये किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिन्हें हम सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से, यानी कि या तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उनको, या फिर उनको एनिमल्स के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यानी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने का ज़रिया या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। आगे वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं
उनको डिसइंटीग्रेशन की जाती है, उनको तोड़ा जाता है और फर्दर वैरायटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो जाते हैं। लेकिन मेन सोर्स यही कंसिडर किया जाता था कि या तो प्लांट से हासिल होंगे या एनिमल से हासिल होंगे। तो आपके सामने दिखाया गया है कि एनिमल से हम ऑयल, घी, बटर और प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑयल, बटर, घी और प्रोटीन, ये जो एनिमल से हासिल किए गए हैं, इन तमाम के अगर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सेम हम प्लांट से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके सीड्स से, सनफ्लावर सीड्स से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्लांट से ही हम लोग वीट यानी कि गंदम जो है वो हम खाते भी हैं और उनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैंने बताया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंड शुगर भी कहाँ से हासिल की जाती है? शुगर कैन से। तो जो शुगर है वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं, तो ये भी प्लांट से ही हासिल होते हैं। तो पहले ये कंसिडर किया जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो तमाम के तमाम या तो प्लांट या फिर एनिमल से हासिल किए जाएंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर तैयार करने की कोशिश की, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों वो लैब के अंदर तैयार करने की कोशिश की, बट दे फेल टू डू सो, वो ऐसा नहीं कर सके। तो जब कोई भी साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार ही नहीं कर सका तो उन्होंने एक थ्योरी बना दी जो कि पेश की गई बाय द जे बर्जेलियस। उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। क्यों वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है? क्योंकि वाइटल का मतलब होता है गैर मामूली और फोर्स मतलब कुव्वत, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर तैयार करने के लिए एक गैर मामूली ताकत की ज़रूरत है जो कि इंसान के बस में नहीं है। इन शॉर्ट कि हम उसे लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते। 1828 में ये बाय चांस हुआ था कि 1828 में फ्रेडरिक वुलहर ने जब अमोनियम सायानेट को गर्म किया, अमोनियम सायानेट को जैसे ही गर्म किया तो गर्म करने पर यूरिया हासिल हुआ, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इस तरह उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक मीन्स से उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर लिया जो कि यूरिया था लैब के अंदर। तो इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्शन किया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई क्योंकि लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया है वो मैमल्स के यूरिन में भी मौजूद होता है, जो कि एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि जो अमोनियम सायानेट है उसमें भी कार्बन मौजूद है और उसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है, तो आप उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं, और उसी से जो यूरिया बना उसमें भी कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, आप उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं। तो अमोनियम सायानेट क्यों इनऑर्गेनिक है? इवन इट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो। सो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि मैं मज़ीद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। तो चलते हैं मज़ीद डिफरेंसेस की तरफ, जो कि आपको इस सवाल का जवाब दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं मज़ीद डिफरेंसेस को, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है। लाइक आपके सामने अमोनिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ अमाइन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग है। वाइल वो जो अमोनियम सायानेट था, जब आप उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ जो
अमोनियम आयन है उसके N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो सायानेट है उसके N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या मौजूद होता है? आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक। सो सायानेट, अमोनियम सायानेट क्या है? इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जा रहा था जी, इसके अंदर पाया जा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग। सो द पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम होते हैं और इनऑर्गेनिक के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं और इनमें ये इतने ज़्यादा नहीं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल यानी पोलैरिटी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। सो ये पानी में बेहतर तरीके से सॉल्युबल नहीं होते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पोलैरिटी होती है, सो ये पानी के अंदर बेहतर सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, सॉल्युबिलिटी डिफ़र कर जाती है कभी कभी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी हल हो जाते हैं, लेकिन ये एक जनरली बताया गया है यहाँ पर। मज़ीद ये कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये अगर आप हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हीट को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। आपने पेट्रोल देखा होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो इजीली वोलेटाइल हो जाता है। वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती हैं। मेटल्स जितने भी हैं, बड़ी बड़ी मेटल उड़ नहीं जाती, वो पड़ी रहती है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं मोस्टली। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको आसानी से आग लग सकती है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ये आसानी से आग को कैच कर लेते हैं। हाँ, लाइक हमारे घरों में जो सुई गैस आ रही है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन है, इजीली उसको आग लग जाती है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, मीन इनको आसानी से आग नहीं लगती। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर जो हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये मोस्टली कलरफुल होते हैं। लाइक कॉपर सल्फेट .5H2O ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और वो तमाम के तमाम कुछ ना कुछ कलर रखते हैं। सो हम एक कंपाउंड जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी तमाम क्वालिटीज़ चेक की जाती हैं और उसके बाद उसे फाइनलाइज किया जाता है वेदर इट कुड बी कैटेगराइज्ड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Hey guys, if you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to our channel. Guys, we're working very hard to make these lectures possible for you. Please share it with your friends and family, and if you have any question regarding the lecture, you can comment down below. Our team will be happy to answer. And yeah, keep sharing, keep supporting. We'll see you in another video. Thank you.